हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग जो पॉलिटी टेस्ट सीरीज चल रहा था हम लोग का, ठीक है, तो उसी का ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं 2 पार्ट में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है ये परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, काफ़ी रेलेवेंट है। और ये टेस्ट सीरीज जब आप अटैम्प्ट करोगे तो आपके पॉलिटी का हाफ पॉलिटी होता है, ठीक है, पूरे पॉलिटी का जो हाफ चैप्टर होता है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी का एक और टेस्ट सीरीज आएगा जिसमें पॉलिटी का बचा हुआ हाफ पार्ट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी रिलेवेंट क्वेश्चन है एज पर द पैटर्न ऑफ द बीपीएससी। एंड इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज का अड्डा में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी टेस्ट सीरीज मिलेगी वो मोस्टली आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगी, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म इज़ ओनली फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। एंड सम हाउ, ठीक है, कुछ मटेरियल आते हैं जो हिंदी मीडियम में काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन उनका इंग्लिश पब्लिकेशन नहीं मिलता है, देन आफ्टर हम वो भी लेके आते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हुए टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। और आपने कितना स्कोर किया प्लीज़ मेंशन इन योर कमेंट। अभी तक हम लोग ने 102 क्वेश्चन कर लिया था, ये 103 क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ़ ऑप्शन ए ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सही बात है। ही इज़ नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, सही बात है। ही इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ इलेक्शन ऑफेंसेस, ऐसे भी हो जाएगा डिस्क्वालीफाइड। और ऑप्शन डी क्या है, ही हैज़ बीन पनिश्ड फॉर प्रैक्टिसिंग अनटचबिलिटी, तो ये भी सही है। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन सही है। अगर आप ये चारों ऑप्शन में से कोई भी कैंडिडेट पाया जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा फॉर बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शन सही है एज पर द क्वेश्चन डिमांड। नाउ द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट बाय राइटिंग टू, तो स्पीकर जो लोकसभा के होते हैं अगर उनको रिजाइन करना हो तो डेप्टी स्पीकर को लिखेंगे। ठीक है, डेप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र होता है उसको अगर बढ़ाना हो, एक्सटेंड करना हो तो किसके पास पावर है। ठीक है, तो वो है हमारा पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव ए हाई कोर्ट, किस स्टेट के पास हाई कोर्ट नहीं है। देखिए मणिपुर के पास है, मेघालय के पास है, त्रिपुरा के पास है, लेकिन नागालैंड के पास नहीं है। ठीक है, मिजोरम के पास नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के पास नहीं है। ये तीनों के तीनों गुवाहाटी के हाई कोर्ट से चलते हैं, असम के हाई कोर्ट से चलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 107, इफ़ अ हाई कोर्ट जजमेंट इज इशू इन अ स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज और ट्रांसलेशन इन डेस मस्ट बी मेड अवेलेबल, यानी अगर आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो 2 लैंग्वेज में पब्लिश होता है। एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो उसके राज्य का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, और दूसरा है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो अगर उसने कर्नाटका का हाई कोर्ट अगर कन्नड़ लैंग्वेज में, ठीक है, कन्नड़ लैंग्वेज में अगर पब्लिश किया है कोई जजमेंट तो उसको इंग्लिश में भी पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। किसी भी राज्य का हाई कोर्ट अगर उस ऑफिशियल लैंग्वेज में जजमेंट देता है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, 108, जुरिस्डिक्शन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर अंडर विच ऑफ द हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो जुरिस्डिक्शन है वो कोलकाता जाता है और लक्षद्वीप आइलैंड्स का जो जुरिस्डिक्शन है वो केरला हाई कोर्ट से चलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। इन दोनों आइलैंड्स से रिलेटेड जो भी केस वगैरह होते हैं ये कोलकाता और केरला के हाई कोर्ट में देखे जाते हैं। ठीक है, केरला और कोलकाता और केरला के हाई कोर्ट के अंदर ये लोग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 109, अ रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट, तो ये देखिए यहाँ पर कैन नॉट बोला है। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट के अगर कोई हाई कोर्ट है, सपोज पटना हाई कोर्ट है, तो उसके जो रिटायर्ड जज होंगे वो कहाँ कहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो हाँ, अगर कोई हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है तो वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैन नॉट की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, प्रैक्टिस इन अदर हाई कोर्ट इन इंडिया अदर देन वेयर ही वॉज जज, तो सही बात है। अगर कोई रिटायर्ड जज है
ठीक है, अगर वो हाई कोर्ट से रिटायर करता है तो वो उस हाई कोर्ट को छोड़ के, जहाँ वो रिटायर हुआ है उस हाई कोर्ट को छोड़ के किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी तो सही है, वहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन नॉट, यानी कहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। तो ए बी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि कैन नॉट पूछ रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही वॉज जज, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर तो करेगा नहीं, ऑप्शन सी सही है। और डी क्या है, प्रैक्टिस इन द लोअर कोर्ट्स इन इंडिया, नहीं, लोअर कोर्ट्स में तो कभी नहीं जाएगा हाई कोर्ट का जज। ठीक है, तो सी और डी यहाँ पर सही है। एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इट मीन्स रिटायर्ड जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही वॉज जज एंड कैन नॉट प्रैक्टिस इन द लोअर कोर्ट्स इन इंडिया। तो सी और डी हमारा सही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 110 क्या है, द ट्रांसफ़र ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट मे बी मेड बाय द, जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज का ट्रांसफ़र करना हो, देखिए यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं बोल रहा है, नॉर्मली बोल रहा है कि कोई जज का अगर ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ डेट हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो तो ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, लेकिन इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, ये भी गलत है। गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी गलत है। ऑप्शन डी सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए CJI, ऑप्शन डी होगा। 111 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट करेक्ट अबाउट द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सबसे पहले बात आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि CIC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है तो ये क्या है, ये एक स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही है। दूसरा क्या है, इन्फॉर्मेशन कमीशन है। ठीक है, तो ये जो बना है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से बना है ये। ठीक है, इसी के द्वारा ये बना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी सही है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 प्रोवाइड्स फॉर इट्स क्रिएशन। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं, द सैलरी अलाउंस ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आर सिमिलर टू दोज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो जिनके पास लक्ष्मीकांत का 5th एडिशन होगा वो सी नंबर सही कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, 2019 का एक RTI अमेंडमेंट एक्ट आया है। ठीक है, उसके अनुसार सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का जो सैलरी होगा, अलाउंस होगा, ठीक है, वो डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, पहले ऐसे था कि सिमिलर होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जैसा, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा सैलरी और अलाउंस चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट है और इनकरेक्ट की ही बात कर रहा था। फिलहाल देख लेते हैं ऑप्शन डी बचा हुआ है हम लोग का। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, द कमिश्नर सेल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सही है। ठीक है, एज पर द अमेंडमेंट्स ऑफ द 2019 अगर हम लोग देखेंगे तो उस 2019 के अमेंडमेंट्स के कारण ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अब जो कमिश्नर ऑफिस को होल्ड करेंगे वो उतने समय तक ही होल्ड करेंगे जितना सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। पहले क्या था 2019 के पहले कि 5 साल तक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उतने टाइम तक ही ये होल्ड करेंगे जितना सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा। ठीक है, तो डी बी और ए सही है, सी रॉन्ग है यहाँ पर, और रॉन्ग ही पूछ रहा था, तो 111 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, इन विच जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हाई कोर्ट का जो रीट जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 226 के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट का जो रीट जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 32 के द्वारा, ये दोनों रीट जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो ऐसा किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो ये जो कहा था ये चंद्र कुमार केस 1997 में कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, अ हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस।
तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, द जजमेंट प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ हाई कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी, ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन बी बोल रहा है दिस रिकॉर्ड्स कैन बी क्वेश्चन, ठीक है, बिफोर एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो क्या ये सही है, ठीक है, तो ये सही नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन डू सो, नहीं ऐसा नहीं है, सो हाई कोर्ट भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर सकता है। डी क्या बोल रहा है, ए हाई कोर्ट डजंट हैव पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इट्स ऑन जजमेंट, ये भी गलत है, ठीक है, हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने ही जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, ठीक है, बाय द जुडिशल रिव्यू, ठीक है, तो ऑप्शन डी सी बी गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट, सॉरी हाँ ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, 113 का ए हो जाएगा, यानी परपेचुअल मेमोरी के लिए वो रिकॉर्ड करता है और क्या बोलते हैं, और इसके पास कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पनिश करने का पावर है, लेकिन यहाँ पर सी तो रॉन्ग बोल रहा है, कैन नॉट बोल रहा है, इसलिए सी सही नहीं होगा, केवल ए सही होगा। नेक्स्ट क्या है 114, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इज बाउंड बाय, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है ये बाउंड है, ठीक है, ये बाउंड है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा, ठीक है, कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के द्वारा बाउंड है, ठीक है, चलिए, इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट है हमारा द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स, तो डिस्ट्रिक्ट जज में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो होता है उसको भी डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, एडिशनल सेशन जज जो होता है उसको भी डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है उसको भी डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं, ठीक है, तो ए बी सी जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आएंगे, ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा डिस्ट्रिक्ट जज जो एक वर्ड है उसके अंदर और भी आते हैं, जैसे हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, चीफ जज ऑफ ए स्मॉल काउज कोर्ट हो गया, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गया, सेशन जज हो गया, एडिशनल सेशन जज हो गया और असिस्टेंट सेशन जज हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार बहुत सारे पोस्ट जो आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर आते हैं, ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ए बी सी सही है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है द चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट डिसाइड्स क्रिमिनल केसेस विच आर पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ, ठीक है, तो कितने साल तक का केस में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जो होंगे वो क्रिमिनल केस देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, तो वो 7 साल का टर्म के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है पंचायत कोर्ट्स कैन ट्राई, तो पंचायत कोर्ट्स जो है, ठीक है, ये केवल ये एक सिविल केस भी और क्रिमिनल केस भी दोनों को ट्राई कर सकता है, ठीक है, कहीं कहीं इसका प्रावधान है बहुत सारे स्टेट में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है द फर्स्ट लोक अदालत कैंप इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, जो फर्स्ट लोक अदालत कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में वो गुजरात में हुआ था 1982 में, ठीक है, उसके बाद 1982 में गुजरात में हुआ था और 1984 में, ठीक है, लोक अदालत महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि सबसे पहले की बात की जा रही है। आर्टिकल 371F प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर विच स्टेट, तो आर्टिकल 371F जो है ये सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट अबाउट द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये 1993 को बना है, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। अ पर्सन हु हैज़ बीन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन, ये बात सही है, ठीक है, हाल ही में जो अमेंडमेंट्स हुआ है उस अमेंडमेंट्स के द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट का जो नॉर्मल जज होते हैं वो भी इसका चेयरमैन बन सकते हैं, लेकिन पहले क्या था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही बनते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, अब नॉर्मल जज जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वो बन सकते हैं, ठीक है, चेयरमैन इसके, ऑप्शन ए सही है।
नेक्स्ट क्या है, वन मेंबर हैज़ टू बी वोमेन, ये कंपलसरी इधर मेंशन किया गया है एनएचआरसी के प्रोविज़न में कि एक मेंबर तो होना ही चाहिए इनके कमीशन के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एनएचआरसी इंक्लूड्स चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन स्पेशल इन्वाइटी। देखिए यहाँ पर सी जो है पार्शियली सही है, लेकिन लास्ट में जो लगा दिया है ऑन स्पेशल इन्वाइटी ये गलत है, ठीक है। एंड जो नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लेबर जो है, ठीक है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो एनएचआरसी के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है। इनको कोई इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको शामिल किया गया है, ये एक्स ऑफिशियो क्या बोलते हैं, मेंबर होते हैं एनएचआरसी के। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, द टर्म ऑफ चेयरपर्सन इज ऑफ 3 ईयर्स, ये भी सही है, ठीक है। हाल ही में जो अमेंडमेंट्स हुआ था उस अमेंडमेंट्स के द्वारा इनका जो टर्म होता है वो 3 साल का होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर रॉन्ग है और रॉन्ग ही पूछ रहा था, ठीक है। तो 120 का सी होगा। नेक्स्ट है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ ए कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जब अपॉइंट होते हैं तो एक कमेटी के रिकमेंडेशन के द्वारा गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं। तो वो कमेटी में कौन कौन होता है, तो स्टेट की बात की जा रही है तो चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे और 1 स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ये जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होंगे ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, किसी भी पोर्टफोलियो से हो सकते हैं, ये डिसाइड करेंगे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ ए 3 मेंबर कमेटी, ठीक है। तो सीवीसी के जो चेयरमैन जो कमिश्नर अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं और ये 3 मेंबर कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन पर अपॉइंट होते हैं। तो वो 3 मेंबर कमेटी कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर है, यूनियन होम मिनिस्टर है और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, लोकपाल हैव जुरिस्डिक्शन ओवर। तो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर भी आता है, प्रेसिडेंट भी आता है, ठीक है, मिनिस्टर भी आता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आता है और केंद्र सरकार के अंदर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑफिशियल्स के ऑफिसर भी आते हैं, ठीक है। तो ए बी सी तीनों सही होगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेट एजेंसी डज नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन ओवर विच टाइप ऑफ फ्लॉविंग केसेस। देखिए नाम से लग रहा है कि नेशनल इन्वेस्टिगेट एजेंसी, तो किस में होगा इनका अधिकार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में होगा, एकदम होगा, साइबर टेररिज्म में एकदम होगा, काउंटरफिट करेंसी में एकदम होगा, लेकिन ह्यूमन राइट्स में क्यों होगा इनका, ह्यूमन राइट्स के लिए तो बना हुआ है ना नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो अभी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर रॉन्ग है और रॉन्ग ही पूछ रहा था, ठीक है, इसलिए हमारा 124 का डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, 125, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। फिलहाल अभी मोदी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारा इंटर स्टेट काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन होंगे वो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, इफ़ अ पंचायत इज डिजॉल्व्ड इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। तो अगर कोई पंचायत समय के पहले ही 5 साल के पहले ही अगर डिजॉल्व हो गया है तो फ्रेश इलेक्शन होगा और जो फ्रेश इलेक्शन होगा वो 6 मंथ के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा 126 का। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द पंचायती राज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो पंचायती राज जो इंट्रोड्यूस हुआ है ये 1959 में हुआ है, ठीक है, 1959 में हुआ है, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में ये इंट्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। चलिए 128, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट इज इंजॉइंड, ठीक है, द स्टेट इज टू एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में स्टेट जो है मतलब उनको पावर दिया गया है, निर्देश दिया गया है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये जो दिया गया है ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया गया है, आप लोगों को याद होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर पढ़े होगे तो उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 40 के अंदर ये आता है, ठीक है, क्रिएशन ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 128 का। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग डील्स विद द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज एज द थर्ड लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अर्बन एरियाज सच एज टाउन एंड सिटीज। तो देखिए रूरल एरिया के लिए जो थर्ड लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो PRI था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन था, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा बना था। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है, इन अर्बन एरिया के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो हुआ है ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा हुआ है। तो 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 130 हु आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का मेंबर वही होगा जो उस ग्राम के अंदर वोटिंग लिस्ट में शामिल होगा, यानी ऑल द वोटर्स इन द रिस्पेक्टिव विलेजेज, ठीक है, वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे तो। ठीक है, चलिए 130 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द नेशनल पंचायती दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल पंचायती दिवस जो ऑब्जर्व होता है वो 24 अप्रैल को बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 132 विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स इज आर रिलेटेड टू पंचायती राज। तो पंचायती राज से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है, तो आर्टिकल 243, ठीक है, ये रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ये ज़रूरी है आपको याद करना। इसके अलावा आर्टिकल 243 में बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स शामिल किए गए हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, विच शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो शेड्यूल्ड और पार्ट के बीच ध्यान रखते ही नहीं है। ठीक है, तो पार्ट होगा हमारा 9th पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन शेड्यूल पूछ रहा है तो 11th शेड्यूल होगा। ठीक है, 133 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, during which 5-year plan the पंचायती राज systems was introduced in India for the first time। किसी को अगर नहीं पता हो तो वो जानकारी यहाँ से ले सकता है कॉमन सेंस के अनुसार कि पंचायती राज फर्स्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो राजस्थान के नागौर में 1959 को इंट्रोड्यूस हुआ था। और जो 5-year प्लान स्टार्ट हुआ है वो 1951 से 1956 तक पहला 5-year प्लान था और 1956 से ले के बाद सेकेंड 5-year प्लान स्टार्ट हुआ था। तो 1956 के बाद जब सेकेंड 5-year प्लान स्टार्ट हुआ है तो 1959 में PRI आया है। ठीक है, तो हमारा PRI जो है यानी पंचायती राज सिस्टम जो है ये सेकेंड 5-year प्लान के अंदर आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। 135 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो किस स्टेट में जो PRI है उसमें शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन देने का प्रावधान नहीं है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कोई SC कास्ट का बंदा ही नहीं है तो क्यों देगा वहाँ पर रिजर्वेशन। ठीक है, तो 135 का सी होगा। नेक्स्ट हमारा 136 विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ ग्राम सभा। तो 2009-10 का जो ईयर है ना उसको ईयर ऑफ ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा 136 का। नेक्स्ट है आयमानम। ठीक है, आयमानम हैज़ बिकम द फर्स्ट डिजिटलाइज्ड पंचायत वार्ड इन इंडिया। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सभी को पता है कि आजकल केरला जो है ना डिजिटल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आगे है। ठीक है, तो यहाँ भी जो होगा केरला ही होगा। 137 का ए होगा। 138 द कोर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाइज इन द बेसिक एक्जियम ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी विच इज़ बेस्ड ऑन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक लोकतंत्र का जो मूल चुनावी लोकतंत्र के मूल सिद्धांत में नहीं थे वो किस पर आधारित है, तो वो आधारित है राइट टू इक्वलिटी में। अगर जब तक इक्वलिटी दोगे नहीं तो सभी लोग कैसे वोट देंगे। ठीक है, सभी लोग को वोट देने का मतलब क्या है कि ओमेन भी वोट दे सकती है और मैन भी वोट दे सकती है। सॉरी, मतलब आदमी लोग भी वोट देंगे और औरतें भी वोट देंगी। तो ये तो राइट टू इक्वलिटी हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है एन इलेक्शन कमिश्नर सेल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द। तो जो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिमूव नहीं होंगे, ठीक है, जब तक रिकमेंडेशन नहीं मिल जाता है। तो किसका रिकमेंडेशन मिलेगा तभी वो इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिकमेंड कर देंगे ना तो इलेक्शन कमीशन हट जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मैचिंग है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। फाइनेंस कमीशन का सभी को याद होगा 280, ठीक है, 280 आर्टिकल जो है ये फाइनेंस कमीशन का है, तो ऑप्शन नंबर ए का तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये 340 है, ठीक है। अगर इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ा होगा चैप्टर तो उसमें काफ़ी अच्छे से मेंशन किया गया है, ठीक है। तो बी का तो 2 होगा। अब क्या है, इलेक्शन कमीशन का भी 324 है। और नेक्स्ट है हमारा कमीशन ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज पर जो कमीशन बनता है वो आर्टिकल 344 से बनता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ए का 1 हाँ सी हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैज़ नोटेड द ऑफिस ऑफ केग of India as one of the 4 bulwark of the democratic system of government in India, which among the following are not the other 3 bulwark। तो B.R. अम्बेडकर साहब ने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें 4 बलवार्क हैं। कितने हैं? 4 बलवार्क हैं। और ये 4 बलवार्क में कौन कौन आते हैं? तो एक आता है केग, एक आता है इलेक्शन कमीशन, एक आता है UPSC, एक आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो गिवन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नहीं की ही बात पूछ रहा है, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। चलिए कौन कौन आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आता है, इलेक्शन कमीशन आता है, UPSC आता है और केग आता है, ठीक है। तो 141 का सी हो जाएगा क्योंकि ये नहीं आता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है 142 का, विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट मैच करेक्टली, तो नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वोमेन जो बना है ये 1992 में बना है, एकदम सही बात है, ठीक है। नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन ये तो 1993 में बना है, एकदम सही है। नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन ये 2002 में नहीं बना है, ये भी 1993 में बना है, ठीक है। और नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन ये 2007 में बना है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है ये हमारा 1993 में बना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन इंडिया विदाउट पीपुल्स पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन डेमोक्रेसी विथ फेल, यानी बोलता है कि इंडिया में जो है डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर पीपुल पार्टिसिपेट नहीं करे, कोऑपरेट नहीं करे तो डेमोक्रेसी फेल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो गिवन ऑप्शन के अनुसार इसका मतलब यही है कि पीपुल शुड पार्टिसिपेट एंड कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आर डेवलप्ड बाय, तो EVM जो है ये 2 कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बी और सी दोनों सही है, ECIL और BEL, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। 145 विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स एम्पावर द प्रेसिडेंट टू कॉल फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस, तो पार्लियामेंट में, ठीक है, जब भी ज्वाइंट सिटिंग होता है तो उसके लिए पावर किसको दिया गया है बुलाने का, वो प्रेसिडेंट को दिया गया है। और किस आर्टिकल में दिया गया ये पावर, 108 आर्टिकल में दिया हुआ है, ठीक है। और ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करते हैं, यानी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो वो करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो 145 का सी होगा। नेक्स्ट क्या है 146 हु अमंग द फ्लोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बना था, ठीक है, ये हमारा 1947 को बना था, ठीक है, 1947 को बना था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 147 विच अमंग द फ्लोइंग इज़ नॉट ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, देखिए इसमें से कौन सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो ग्राम पंचायत तो होगा, ग्राम सभा तो ज़रूर होगा, अब पंचायत समिति तो एकदम होगा, ठीक है। तो A, B, D तो होगा लेकिन C नहीं होगा। ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो 147 का C होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे, तो वो थे हमारे B.N. राव साहब, ठीक है। और ये B.N. राव साहब ही जो थे ये फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट तैयार किए थे, ठीक है। तो ए नंबर यहाँ पर सही होगा 148। 149 द ऑथोरिटी, ठीक है, द ऑथोरिटी टू स्पेसिफाई विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल्ड कास्ट रेस्ट विद द, यानी ये कौन सा ऑथोरिटी है जिसके पास पावर है कि कौन सा कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आएगा, तो ये जो पावर दिया गया है ये प्रेसिडेंट को दिया गया है डिसाइड करने का कि कौन सा कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर आएगा या नहीं आएगा, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। 149 का हमारा ए हो जाएगा। 150 101
101वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो किससे संबंधित था, ठीक है। तो ये जो है जीएसटी से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेशन था फर्स्ट सीरीज का। मैंने 150 क्वेश्चन करवा दिया है और ये 3 सेशन में हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगला टेस्ट सीरीज भी आएगा परफेक्शन आईएएस का, वो पॉलिटी का होगा, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट सीरीज अगर आप कर लोगे तो ये दोनों टेस्ट सीरीज पूरे पॉलिटी के बुक को कवर कर लेता है, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा भी रहेगा। और मैं हर क्वेश्चन के साथ जहाँ पर लगता है कि कोई क्वेश्चन के साथ कुछ बताने वाली चीज़ें हैं तो वहाँ मैं बता देता हूँ, इसलिए मैंने इस टेस्ट सीरीज़ को 3 पार्ट में लाया हूँ, ठीक है। अगर आपको ये रेलेवेंट लगता है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बीपीएससी एग्ज़ाम और अदर पीसीएस एग्ज़ाम, तो आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। नहीं करना है तो तब भी मत करो, ठीक है, अगर रेलेवेंट नहीं लगता है तो, ठीक है। अगर रेलेवेंट लगता है तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो। धन्यवाद।